तो यहाँ पर हमारा क्या चलने वाला है, भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का भाग 1 जिसका नाम है संवैधानिक ढांचा, उसका हमारा कौन सा चौथा चैप्टर चल रहा है, क्या, संविधान की प्रस्तावना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा ध्यान देना, अंतिम तक बने रहना है। लगभग 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए, तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो अपने अंदर संविधान के सार को सम्मिलित किए हुए है। संविधान में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है, किन बातों का जिक्र किया गया है, उन बातों को छोटे शब्दों में अपने अंदर सम्मिलित किए हुए। अगर संविधान का कोई वो है तो यहाँ पर क्या है, वो संविधान की आत्मा, संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान दोगे कि शुरू में दरअसल में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फैसले लिए थे। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी, उच्चतम न्यायालय जो है यहाँ पर हमारा, उसने 2 फैसले लिए थे। पहला फैसला क्या था, जब इस पे एक सवाल उठा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है, आप ध्यान से जरा एक मुद्दे को समझना और फिर उस पर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनो। दरअसल में यहाँ पर अनुच्छेद 368 जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 368 क्या कहता है, अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन से जुड़ी हुई बातों का समावेश है कि आप संविधान की किसी भाग में संशोधन करने का प्रक्रिया क्या है, समझे। इस बात का जिक्र किसमें है, तो वो किसमें है आपको पता है कि भाई 368 वाले अनुच्छेद में है, समझे। लेकिन यहां पर बता दूं कि सबसे ये संशोधन करने का नियम केवल लागू होता है संविधान के भागों पर। तो सवाल ये उठा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है या फिर नहीं है, समझे। तो शुरू में तो साफ किसने, जो उच्चतम न्यायालय थी, उसने फैसला सुना दिया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, उसके फिर से एक मामला आया और उस मामले के तहत क्या हुआ, यह माना गया कि संविधान क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग जरूर है, लेकिन 368 वाले अनुच्छेद के तहत उसमें संशोधन करने का प्रावधान नहीं है, समझे। इसके अलावा ये कि भैया अभी तक तुम देखोगे तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो है 42वां संशोधन जो 1976 में आया था। कुछ याद है ना, बोलो। हाँ भैया। क्लियर हुआ मैंने क्या बताया अभी, बोलो। क्या सर? अभी जो भी मैंने बताया वो सब क्लियर है? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो, चौथा चैप्टर संविधान की प्रस्तावना, तो फटाफट जरा इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा गया है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया और इसके बाद क्या किया, सभी देशों ने धीरे धीरे अपने अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया, ताकि क्या हो, संविधान को बहुत छोटे रूप में, जो संविधान क्या है, एक विस्तृत दस्तावेज होता है। किसी देश का संविधान क्या है, एक विस्तृत दस्तावेज है, बहुत बड़ी चीज है, समझे। आमतौर पर क्या हो जाएगा, इतनी सारी बातों को एक साथ में पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रस्तावना क्या करता है, संविधान के सभी बातों को बहुत कम शब्दों में समेट कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तो यही है कि बाद में क्या हुआ, शुरुआत में तो अमेरिकी संविधान में इस बात को शामिल किया गया प्रस्तावना को, बाद में धीरे धीरे सभी देशों ने, मतलब भारत ने भी क्या किया, अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल कर लिया। आगे देखते हैं, प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का परिचय है या उसमें किन किन बातों की भूमिका रखी गई है, इन सभी बातों को बताने का काम हमारा प्रस्तावना करती है। क्लियर हुआ, बोलो। हेलो। हाँ भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, मैंने बताया कि संविधान की जो भी बातें होती हैं उनको कम शब्दों में यहां बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, यह भी क्या थे, यह भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो सवाल बन सकता है कि संविधान का परिचय पत्र, यहां पर प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि N.A. पालकीवाला ने कहा है, याद रहेगा। हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल और केवल एक संशोधन हुआ है, और वो कौन सा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और इस संशोधन के तहत संविधान में कुछ अन्य शब्दों को जोड़ा गया है, वो शब्द देखिए कौन कौन से हैं।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। याद रखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे बनेगा आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्न में से कौन से शब्दों को नहीं जोड़ा गया है। अब सवाल आ जाएगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, संप्रभुता, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। यहां से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। आगे देखते हैं जरा कि यह है क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए क्या उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने बताया था उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव जो था, जो किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संविधान सभा में पेश किया था। और उन्होंने बताया था कि हमारी संविधान सभा जो है उसका उद्देश्य क्या होगा और वो किस हिसाब से अपने कार्यों को लेकर चलेगी। तो यहाँ पर उसको प्रस्ताव को पारित मतलब पेश करने का काम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसी पर आधारित है हमारी प्रस्तावना। एक सवाल और बनता है, वो ये कि हमारी संविधान, यहाँ पर ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन से डेट की बात की गई है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन से डेट की बात की गई है, कौन बता सकता है? बोलो जल्दी से, बोलो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। सुनिए मेरी बात। हेलो हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो। 26 नवंबर बहुत 1949 अच्छा, को। बहुत अच्छा विकास, गुड। मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 ये डेट को क्या किया गया है, ये डेट को हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। याद रख लेना, सवाल बन सकता है इस पे कि निम्न में से कौन सी तारीख है जो हमारे क्या है प्रस्तावना में है। तो आप लोग प्रस्तावना अपनी बुक में भी, आप सबके बुक में भी है, लेकिन शायद किसी ने उसको पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद रख लेना, सवाल बन सकता है, समझे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो सबसे पहले फटाफट एक बार संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को देख लेते हैं, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को ही देखना है हमें। तो चलो मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग सुनना और समझना कि इनमें कितनी छोटी छोटी और कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बड़े बड़े अर्थ हैं उसके। देखिए, बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, इसके अलावा धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारी संविधान की प्रस्तावना। आप देख सकते हो कि छोटे मोटे इसमें कई बातों का समावेश है, समझे मेरी बात। तो आप जरा याद रख लेना, सवाल बन सकते हैं यहाँ पर और लापरवाही आप कर सकते हो। आप देखोगे इसमें कई शब्द हैं जिनके कई अर्थ हैं, समझे। यहाँ पर एक छोटे छोटे शब्द हैं जो अपने आप में क्या है, इन पर अभी आप देखोगे कि जब हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इन पर एक एक छोटे शब्दों पर कई बातों को वो किया गया है, समेटा गया है। यही नहीं, कई मुद्दे, कई बहस हुए हैं इन पर हमारी संविधान सभा में, तब जाकर इनको कहीं शामिल किया गया है। समझ में आई मेरी बात? बोलो, आगे बढ़े। हाँ सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्विक रिस्पांस दो, फटाफट। रिस्पांस नहीं आया तो फिर ठीक नहीं होगा। चलिए देखते हैं फटाफट। तो प्रस्तावना के तत्व, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के यहाँ पर 4 तत्व मुख्य रूप से बताए गए हैं। सबसे पहला क्या, संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब संविधान को ये सब चीजें लागू करने का, हर एक तौर तरीके सब चीज करने का अधिकार देता कौन है। तो यहाँ पर अधिकार देने का काम करती है जनता। यहाँ पर वही चीज लिखा है कि संविधान को जितने भी अधिकार हैं, हर एक चीजें, वो किसके लिए है। संविधान किसके लिए है भाई? जनता के लिए है, समझे। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर अधिकार, यहाँ पर जितने भी है, संविधान के अधिकारों का स्रोत कहाँ है, तो वह जनता है। यहाँ पर वही चीज लिखा है कि प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिगृहित करता है, मतलब भारत की जनता ही द्वारा उसे क्या मिलती है, उसे शक्ति मिलती है। जैसे कि हमारा भारत क्या है, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती है,
समझे? तो वही चीज लिखा है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति का मतलब भारत की प्रकृति कैसी होगी, कैसा होगा हमारा भारत, कैसा होगा, किस तरीके से मतलब गढ़ा गया है इसको। तो क्या बोला गया है, प्रस्तावना ने क्या कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। संप्रभु मतलब इस पर कोई और शासन नहीं करेगा, ये स्वयं का प्रभु खुद होगा। सब संप्रभु का अर्थ क्या है, स्वयं का प्रभु, मतलब आप पर कोई और शासन नहीं करेगा, आप खुद के प्रभु खुद हैं, आप अपनी स्वेच्छा से खुद कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। तो पहला, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। दूसरा, भारत समाजवादी बातों को मानेगा, समाजवादी होगा, समझे? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कई व्यवस्थाएं होती हैं। तो समाजवादी मतलब समाज के बारे में सोचने वाला, समझे? तो यहां पर समाजवादी होगा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को एक समान नजरिया, समझे? इसके अलावा लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। तो हमारे भारत की प्रकृति क्या है, हमारे भारत की प्रकृति ये है कि वह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? हाँ भैया याद रहेगा। होना भी चाहिए याद, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना। थोड़ा अपने जो आप की पॉइंट्स आप लिखते रहते हो, मैंने आपको बताया था कि अपने बुक में कुछ की पॉइंट्स लिखते रहा करो। तो ये सब की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेना। आगे बढ़ेंगे, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया है कि संविधान, हाँ बोलो सर, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देंगे क्या? अरे बाबू, यहां पर बोला है कि हमारे भारत की प्रकृति क्या होगी, हमारा भारत कैसा होगा, कैसा दिखेगा हमारा भारत, कैसा बनाना चाहते हैं हम अपना भारत। तो वही तो बात है ना कि संविधान, हमारी प्रस्तावना जो है या फिर हमारा जो संविधान है वह यही बात बताता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। नहीं समझे मेरी बात? हाँ सब क्लियर है सर। समझे? तो ये चीज आप जरा क्लियर रखो। यहां से सवाल नहीं बनेंगे आपको, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें ये सारे मुद्दे आप रख सकते हो, समझे? भारत के संदर्भ में कि भारत की प्रकृति कैसी है, समझे मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का उद्देश्य। एक एक बातों को बड़े ही आराम से खाते पीते चलेंगे हम लोग, डोंट वरी, समझे? बहुत टाइम है अपने पास भी, बहुत टाइम है आपके पास भी, डोंट वरी, समझे? संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य, तो हमारे संविधान का उद्देश्य यही है कि सभी के लिए क्या है, न्याय की व्यवस्था करना, सभी को स्वतंत्रता दिलाना, सभी स्वतंत्र है, जितने भी भारत के नागरिक हैं सब स्वतंत्र हैं। इसके अलावा समता, सभी को एक समान अधिकार, चाहे फिर वो क्या हो, न्याय का अधिकार हो, कानून का अधिकार हो, जिस भी चीज का अधिकार हो, सभी को एक समान अधिकार। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब जो मैंने आपको सवेरे बताया था, भ्रांतिवृत्त, यहाँ पर भ्रांतित्व, भ्रांतित्व मतलब भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना। तो यहाँ पर ये संविधान का उद्देश्य है कि लोगों में क्या करें, बंधुत्व की भावना लाएं, समता, लोगों को एक समान नजरिए से देखना है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी को समान न्याय की व्यवस्था करानी है। ये सब क्या है, संविधान का उद्देश्य है, समझे? इसके अलावा संविधान लागू करने की तिथि, तो आपको तो पता है कि संविधान दरअसल में दो रूप से लागू किया गया था, पहला आंशिक रूप से, दूसरा पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वह आंशिक रूप से लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या था, पूर्ण रूप से लागू किया गया। क्यों ऐसा, यही दिन क्यों चुना गया, तो मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और यह एक ऐतिहासिक दिन था और गणतंत्र दिवस के रूप में यही दिन को चुना गया। और आज भी हम क्या करते हैं, इसी दिन को 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ या ना, बोलो जल्दी से। हाँ भैया सही। ठीक है, तो ये आप क्लियर रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं और उन सभी शब्दों का एक डिटेल में मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आप कंफ्यूज रह जाएंगे और दिक्कत में रह जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? चलो, तो सबसे पहले क्या है, चलिए
प्रस्तावना में मुख्य शब्द देखते हैं, प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य शब्द है। तो यहां पर बोला गया है कि प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि संप्रभुता, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके अलावा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इन सभी ये सब क्या है, ये सब छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो इनके बारे में ठीक ठाक समझ हमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो पहला पॉइंट है संप्रभुता। देखते हैं संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता का मैंने बहुत डिटेल में मतलब बताया कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, स्वयं के प्रभु, मतलब आप पर कोई और शासन नहीं करेगा, आप खुद सभी निर्णय को लेने में, मानने में क्या है, समर्थ हैं और स्वतंत्र हैं। समझे कि आप पर कोई और नहीं है। अब ये भी बता दूं कि दरअसल में क्या था, संविधान सभा के गठन के समय क्या हुआ था, ब्रिटिश अधिकार था, इस बात को मानता हूं, लेकिन क्या है, ये साफ साफ लिखा जा चुका है कि भैया ये जो हमारा भारत है ये किसी देश का, ना तो ये किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन यानी कि उपनिवेश है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, दूसरा देश अपने ऊपर अधिकार करके रखे, समझे, तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। वो पहले था जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर उपनिवेश स्थापित किया था, अब सब कुछ वो हट चुका है। तो यहाँ पर हम अब संप्रभु राष्ट्र हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं फटाफट फटाफट। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि संप्रभु शब्द का आशय है, आशय का मतलब अर्थ क्या है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है यानी कि उपनिवेश है, समझे। इसके अलावा इसके ऊपर और इसके बोला क्या गया, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों को, फिर चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे वह बाहरी मामला हो, उसका निस्तारण करने में या फिर निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका, बोलो फटाफट, क्लियर? क्लियर। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यद्यपि 1949 में मैंने बताया था कि यहां पर ब्रिटेन की कुछ तो अध्यक्षता थी, लेकिन अब उसे भी समाप्त किया जा चुका है। तो यहां पर वर्ष 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते समय ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना गया था, लेकिन संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से, क्या बोला है, संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। भारतीय राष्ट्र क्या है, संप्रभु है और रहेगा, समझे। इसके अलावा इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता और उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है कि यहां पर क्या है, ब्रिटेन का अधिकार उस समय था, ब्रिटेन इसके प्रमुख माने गए थे, लेकिन उससे भारत की संप्रभुता का कोई लेना लादना नहीं है। वह किसी भी तरीके से भारतीय संप्रभुता को क्षति पहुंचाने, उसको सीमित करने या कम करने का काम नहीं करती है। समझ में आई मेरी बात, बोलो। हाँ सर। अब अगले पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसका क्या है कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है, समझे कि भैया वो क्या कर सकता है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, वो सभी निर्णय को लेने में स्वतंत्र है, बस बात खत्म। संप्रभुता का मतलब यही होता है कि आप किसी भी निर्णय को, किसी भी बात को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जो चाहे वो डिसीजन लें, आप जैसे चाहे वो निर्णय लें, आप किसी बात को माने ना माने ये आपके ऊपर है, किसी के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी आपके ऊपर शासन नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ, बोलो। हाँ भैया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला वाला पॉइंट जो है संप्रभुता वो समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, जिसका नाम है समाजवादी। अब समाजवादी यहाँ पर दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, देखते हैं इसका मतलब क्या है कि भारत क्या है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, क्या है, मार्क्सवादी है, वो सब अभी डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भी मैंने बताया कि दरअसल में समाजवादी नामक जो शब्द था वो क्या, वो पहले भी जोड़ा जा चुका था संविधान में, लेकिन एक प्रमुख रूप से अगर उसे जब जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, समझे। तो वो संविधान, समाजवादी नामक शब्द क्या था, संविधान में पहले भी जोड़ा जा चुका था, लेकिन बाद में क्या है, उससे और एक मतलब अच्छा मतलब मुख्य शब्द देने का काम किया गया 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखते हैं इसमें क्या है कि
1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में क्या था, नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण पहले से ही मौजूद थे, लेकिन दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और मुख्य रूप से उसको जोड़ दिया गया समाजवादी नामक शब्द को। आगे क्या बोला गया है कि मैंने बताया था आपको कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए, याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में अवाणी सत्र के अवाणी नामक एक सत्र था जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था। समझे, यहां पर चेन्नई में एक अवाणी करके ये है, आपको बता दूं चेन्नई में अवाणी करके एक क्या है, वहां का एक प्रांत है अवाणी। समझे, तो एक प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने और इसके अनुसार उनको कार्य करना था। याद रहेगा, समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए क्या किया था, 1955 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, अवाणी सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके अनुसार उन्हें क्या करना था, अपने सत्र में कार्य को करना था। क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बोला गया है कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। देखो दोनों में बहुत अंतर है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और राज्य आश्रित समाजवाद। समझे, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि जनता के पक्ष में सभी जनता को एक समान हो। साम्यवादी का मतलब क्या होता है कि समाज कई वर्गों में बटा है और अलग अलग लोगों के हित में अलग अलग तरीके से सोचना। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। समझ गए भैया। ठीक है, तो यहां पर वही है कि राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद को। इसके आगे, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन भी शामिल है। कि उत्पादन और वितरण की जो भी चीजें हैं, उत्पादन मतलब जो भी आज देखोगे, आज के टाइम पे जो भी चीजें हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उस पर क्या हो, यहां पर निजी संपत्ति का उन्मूलन भी शामिल है। कि भैया क्या 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 होंगी, ध्यान से सुनो, क्या क्या सार्वजनिक होंगी और क्या क्या निजी होंगी। मैंने दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि मैंने बताया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब समझाता हूं, दरअसल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहला तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, दूसरी निजी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि भाई जो भी अर्थव्यवस्था का मुख्य वो जो होता है, सभी चीजों पर अधिकार किसका होता है, उसके उत्पादन का अधिकार, उसके वितरण का अधिकार, दोनों ही सरकार के हाथ में होता है। यह है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी चीजों का, उत्पादन से संबंधित जो भी चीजें हैं उन पर अधिकार किसका होता है, उन पर अधिकार होता है किसका, बोलो जल्दी से, निजी व्यक्तियों का, मतलब प्राइवेट लोगों का। समझे, इसके अलावा जैसे कि आज के टाइम पे आप देख लो, बहुत एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए आप देख लो। लेकिन भारत में क्या है, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि एक तरफ क्या होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे उत्पादन होंगे जो सरकार के हाथों में होंगे, कुछ ऐसे उत्पादन होंगे जो निजी जनताओं के हाथ में होगा। अब एग्जांपल देता हूं, आप स्कूल देखते हैं। अब स्कूल क्या है, आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। तो यह क्या है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। आप अस्पताल देख लीजिए, भारत में अस्पताल प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था ही तो है। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। हेलो, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि इसमें उत्पादन और वितरण से सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, बोला गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि मैंने भारत में बताया, इसमें आस्था रखता है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। मैंने बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ पर क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है, कुछ चीजें ऐसी होती जिन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, जबकि कुछ चीजें ऐसी होती जिन पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। तो ये बात को आपको समझ लेना पड़ेगा, और नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर, इन सभी की असमानता को समाप्त करना। समझे कि सभी क्या है, हर एक तरीके से सबको एक समान नजरिए से देखना,
समझे, किसी को असमानता का अधिकार न, सभी को एक समान अधिकार से देखना, असमानता के भाव को खत्म करना। अब भारत क्या बोला गया है, भारत अगर देखोगे भारतीय समाजवाद कैसा है, मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों में जरा अंतर समझो। मार्क्सवाद और गांधीवाद क्या है, गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे और उनका यह मानना था कि भैया क्या कहते हैं कि जो समाज का पूंजीपति वर्ग है एक दिन ऐसा आएगा कि उसका हृदय बदलेगा और वो आसानी से अपनी सारी संपत्ति को क्या करेगा, समाज के लोगों को मतलब दे देगा, समाज के लोगों को उसके मतलब समाज के कल्याण में लगा देगा। यह किसका मानना था, गांधीवाद का, समझे। लेकिन मार्क्सवाद क्या कहता है कि भैया संपत्ति पे समाज का अधिकार है, समझे, और क्या होगा उसको मतलब एक यहां पर ध्यान से सुनो, अहिंसावादी और उग्रवादी विचारधारा बस है। यहां पर मार्क्सवाद जो है वो क्या है, उग्रवादी विचारधारा, मतलब कि मिलेगा नहीं छीन लो। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, अहिंसावादी, कि भाई हिंसा ना की जाए, उनका मन खुद एक दिन बदलेगा और वो चीज वो खुद कर देंगे। नहीं समझे मेरी बात, समझ गया भैया। तो मार्क्सवादी विचारधारा कैसी है, उग्रवादी विचारधारा, गांधीवाद अहिंसावाद। तो याद रख लेना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय समाजवाद कैसा है, कुछ जगह पर मार्क्सवाद दिखाई देता है जबकि कुछ जगह पर गांधीवाद, दोनों का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर बोला जाए कि समाज कौन से विचारधारा की ओर झुका हुआ है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, समाज गांधीवादी समाज यहां पर समाजवाद की ओर झुका हुआ है, समझे, हमारा जो समाज है। क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीतियों ने क्या किया है, हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर आपको जितना मैंने समझाया उतना फिलहाल के लिए समझ लीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष तुम्हें पता ही है कि भैया जाति धर्म किसी तरीके से भी हो, आप पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, असमानता का भाव नहीं दिखाया जाएगा। आप जिस चाहो उस धर्म को मतलब मानने और उसकी पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र हो, आप पर किसी भी तरीके का लगाम नहीं लगाया जाएगा। वो सब सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और यही नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, आपका एक मौलिक अधिकार है कि आप क्या हो, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो, समझे। तो यहां जरा देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी क्या किया था, 1974 में पहले ही कह दिया था कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब यहां पर सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई है। ये क्लियर हुआ आप लोग को, बोलो जल्दी से। हाँ भैया क्लियर। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे तो यही बोला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं था कि संविधान के निर्माताओं ने एक ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, समझे। ऐसे ही मतलब ऐसे ही राज्य की स्थापना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसमें कई धर्म रहे लेकिन उसके बावजूद सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, समझे। इसके लिए आगे क्या बोला है, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या बनाया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसे जोड़ा गया है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है एक, समझे। हमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता देता है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीजें आगे लिखी गई हैं, ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं, समझे। आगे बढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं भी विद्यमान हैं, सही बात है। सभी बातें जो भी बातें हैं वो धर्मनिरपेक्ष से संबंधित, वो सारी बातों को क्या किया गया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है कि भैया आपको किसी भी धर्म के रहो, किसी भी धर्म की वजह से आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा या आप पे किसी विशेष कानून को लागू नहीं किया जाएगा, जो सबके लिए वही आपके लिए होगा। आगे अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त होगा। क्लियर हुआ धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द? आगे बढ़ें। अब आगे लोकतांत्रिक नामक शब्द है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का साफ साफ मतलब है जनता का शासन। और मैंने बताया था कि हर तरफ जनता का ही शासन है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। याद रख लेना, शासन जनता का ही है। अब एग्जाम्पल के लिए अब आप देखो तो एक तरीके से क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री जनता है,
प्रधानमंत्री को किसने चुना है? जनता ने चुना है। और जनता मतलब जनता ने चुना मतलब प्रधानमंत्री जनता है, तो जनता ही तो जनता पे शासन कर रही है। तो इससे ही लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? जनता का शासन, यानी चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करना। समझे? तो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें। जैसे कि प्रधानमंत्री को आपने क्या किया है? चुनाव दिया है, चुना है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपने उन्हें चुना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति को आपने नहीं चुना है, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना है, तो यह है अप्रत्यक्ष रूप से शासन, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। तो चुनाव दो ही तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। हाँ जी भैया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि भाई हर तरफ शासन जनता का ही है, हर तरफ शक्ति जनता की है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। चलिए देखते हैं। बोला गया है संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसका मतलब आगे क्या बोला है? यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होगी? तो जनता के हाथ में होगी। आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, मैंने बताया, एक प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष। समझे? तो यहां पर बोला क्या जा रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि हमारे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार हैं। देखिए कौन कौन सा। पहला है परिप्रेक्षा, मतलब दूसरे की इच्छा में नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरे की इच्छा को न मानते हुए अपनी इच्छा के अनुसार, इसे कहा जाता है परिप्रेक्षा। दूसरा पहल मतलब प्रश्न पूछने का या फिर निर्णय लेने का अधिकार। समझ आई मेरी बात? दूसरा है प्रत्यावर्तन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रत्यावर्तन। अगर आप लोग नोट्स मतलब रेडी कर रहे हो अपना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रत्यावर्तन कर लेना। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी प्रतिनिधि का चयन करके भेजा, लेकिन वह प्रतिनिधि अपने दायित्व को, अपने कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, अपने दायित्व को सही तरीके से निभा नहीं पा रहा है, तो जनता को यह अधिकार होता है कि अपने प्रतिनिधि को वापस बुला लिया जाए, रिजाइन दिलवा के। समझे मेरी बात? मतलब वह प्रतिनिधि क्या करेगा? बोलो, इस्तीफा देगा और उसे वापस बुला लिया जाएगा। इसे कहा जाता है प्रत्यावर्तन, यानी कि प्रत्याशी को वापस बुला लेना, रिकॉल कर लेना। तो यहाँ पर इसके अलावा जनमत का संग्रह, कि भैया जो भी जनता का मत होगा हमेशा उसी बात को माना जाएगा, जो जनता कहेगी वही माना जाएगा। तो यह है जनमत का संग्रह। तो यहाँ पर वही बोला है कि स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कि जो जनता कहेगी वही माना जाएगा, फिर चाहे जो हो जाए। परिप्रेक्षा मतलब स्वयं की इच्छा से। दूसरा पहल, भाई जो उनका निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा। तीसरा क्या है? प्रत्यावर्तन, वो चाहेंगे तो अपने प्रत्याशी को वापस भी बुला सकते हैं। चौथा है जनमत संग्रह, कि भैया जो भी जनता का मत होगा वही माना जाएगा, बात खत्म। समझ में आई मेरी बात? चारों पॉइंट क्लियर? बोलो। अब क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बोला है दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम देख लिए स्विट्जरलैंड में। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पर शासन तो जनता का होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन। तो देखते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बोला जाए तो इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकतंत्र को चला रहे हैं, तो इन्हें प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति। समझे? पहला संसदीय, दूसरा राष्ट्रपति। भारत में कौन सा है? भारत में संसदीय है। समझे? तो यहां पर देखते हैं। तो बोला क्या गया है? भारतीय संविधान में प्रतिनिधि क्या है? संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था है। समझ आई मेरी बात? कि भारत में कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। भाई जो भी नियम कायदे कानून है, आप जनता, सही बात है, आप जनता के लिए लाना चाहते हो। राज्य क्या करना चाहता है? राज्य जो है यानी संसद जो है वो जनता के लिए कोई कानून लाना चाहता है। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो क्या करना चाहते हैं? वो जनता के हित में कोई कानून लाना चाहते हैं, लेकिन उसे किसके दौर से गुजरना पड़ेगा? उसे संसद की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर संसद की प्रक्रिया से वह पास हो जाता है बहुमत के द्वारा, तभी वो जनता के हितों तक आएगा, अन्यथा नहीं आएगा।
तो यहाँ वही बात को लिखा गया है कि भारत के संविधान में प्रतिनिधि जो हैं वो संसदीय लोकतंत्र से जुड़ाव रखते हैं, जिसमें कार्यकारिणी यानी कि कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए किससे, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि विधायिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका से सवाल जवाब कर सकती है और कार्यपालिका विधायिका से सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन याद रख लेना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पूर्ण रूप से अलग रखा गया है। यहाँ पर यह अलग रखने का प्रावधान अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, वयस्क मताधिकार, समसामयिक चुनाव कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, स्वतंत्र है कि भैया जो निर्णय सुना दी तो सुना दी, किसी तरीके का भेदभाव का अभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप, यहाँ पर जितने भी ठीक है कि भाई सब ये सब क्या है, वयस्क मताधिकार हो गया, समसामयिक चुनाव कानून की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, भेदभाव का अभाव हो गया। यही क्या है, यही भारतीय राज्य व्यवस्था और उसकी जो लोकतांत्रिक लक्षण है उनको बताती है। क्लियर हुआ, क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान की प्रस्तावना में क्या बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत ही बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्रों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। लोकतंत्र के तीन ही बातों के तो लोकतंत्र है, पहला क्या, राजनीतिक, फिर सामाजिक और फिर आर्थिक। राजनीतिक मतलब यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र मतलब राजनीतिक बातों पर कौन होगा, जनता का शासन होगा। सामाजिक मामलों पर किसका शासन, जनता का शासन। आर्थिक मामलों पर किसका शासन, जनता का शासन। तो हर तरीके से इन सभी मामलों पर जनता ही शासन करेगी। नहीं समझे मेरी बात, बोलो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आगे बोला है, इस आयाम पर क्या बोला गया है, इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के यानी संविधान को लागू होने से, आंशिक रूप से लागू होने से एक दिन पहले, समझे, तो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण पे बल देते हुए क्या कहा, ध्यान से सुनिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी बन सकता है जब तक कि क्या हो, उसमें मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि क्या ना हो, उसके मूल में, जब तक उसकी बातों में क्या ना हो, सामाजिक लोकतंत्र का समावेश ना हो। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है भैया, जनता को, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जनता राजनीतिक तौर पर तभी शासन कर पाएगी ना जब जनता में सामाजिक तौर पर, समाज में जनता का शासन होना चाहिए। समाज में जो है उस तरीके से क्या होना चाहिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनकी बात को राजनीति में उठाएंगे ना, समझे मेरी बात। तो जिनका चुनाव समाज में हुआ होगा, जनता क्या है, समाज में जो जनता है उनमें से ही कुछ लोग राजनीति में होंगे जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे और जनता के द्वारा चुने गए बातों को, जनता के द्वारा मतलब जो भी जनता की जरूरत है उसको रखेंगे। समझे मेरी बात। तो यहां पर क्या है कि जब तक राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं बन सकता, तब तक वह उसका मतलब वह स्तंभ नहीं खड़ा हो सकता जब तक कि क्या ना हो, उसमें सामाजिक लोकतंत्र ना हो। अब समझते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है। सामाजिक लोकतंत्र मतलब होता है लोगों में भाईचारे की भावना, लोगों में क्या हो, स्वाधीनता, समानता, भाईचारे की भावना, बंधुता, ये सारी बातें। जब तक समाज में एकता नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी, कैसे चलेगा, समझे। समाज के लोग एक होकर भाई अपने द्वारा जो सही प्रतिनिधि है उसका चयन करना जरूरी है। ये बात ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पर वही बोला है कि सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना को मान्यता देती है। आगे क्या बोला है, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को अलग से एक त्रयी के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। इस बात को अंबेडकर ने कह दिया है कि इसे त्रयी के रूप में मतलब अलग बातें नहीं है, ये तीनों मिलाकर एक बातें हैं और इनमें से अगर एक भी बात कम हुई तो ये जान लेना कि फिर तुम्हारा राजनीतिक लोकतंत्र बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
समझे। तो यहाँ पर वही बोला है कि इन्हें एक त्रयी के रूप में नहीं देखा ना जाना चाहिए, ये आपस में मिलजुल कर एक त्रयी की रचना करती हैं और इस अर्थ में करती हैं कि यदि इनमें से एक भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य क्या हो जाएगा, हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। यह तीनों ही क्या है, आपस में एक दूसरे को बहुत ही अधिकार, एक दूसरे को बहुत ही शक्ति प्रदान करती हैं। क्या क्या, स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि बंधुचारा, भाईचारे की भावना। क्लियर हुआ कि नहीं। और समाज में इसका होना बहुत जरूरी है, बोलो क्लियर। हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग किया नहीं जा सकता, मैंने वही बताया। इसी प्रकार अरे भैया इंसान स्वाधीन नहीं होगा तो समानता का भाव कैसा, समझे मेरी बात। और समानता नहीं होगी तो स्वाधीनता कैसी, समझ आई मेरी बात। तो दोनों तरीके से भाव होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर भ्रातृत्व यानी बंधुत्व से भी उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे, समानता के भाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। इसके अलावा वही सारी चीजें आगे बातें लिखी गई, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है, समझे। आगे क्या लिखा गया है, एक सेकंड जरा देखिए। आगे वही लिखा गया है कि समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी, समझे। कि किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा। अगर आप सभी को एक समानता, यहाँ समानता बोला क्या गया है कि समानता अगर स्वाधीनता के बिना होगी तो व्यक्ति के जो भी निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होगा या फिर जो भी बात होगी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। उनके बातों के, उनके निर्णय की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास समानता नहीं है बल्कि स्वाधीनता। क्या काम है इस स्वाधीनता का, समझे। अगर सभी को एक समान अधिकार ही नहीं है, मतलब अगर ऐसा मान लो कि भैया ठीक है चुनाव हो रहा है लेकिन ये बोल दिया गया कि ठीक है चुनाव में ये वर्ग चुनाव नहीं देगा, वो वर्ग चुनाव से अलग कर दिया गया, तो क्या सभी का मत मिल पाएगा, बोलो बोलो। हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर चुनाव में ऐसा कर दिया जाए कि चुनाव में यह वर्ग चुनाव नहीं दे सकता, इस वर्ग चुनाव नहीं दे सकता, तो क्या चुनाव में सही डिसीजन हो पाएगा, सही निर्णय लिया जा पाएगा या फिर सही प्रतिनिधि का चयन हो पाएगा, बोलो जल्दी से। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि समानता, बोला क्या गया, समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। समानता होगी लेकिन अगर उसमें स्वाधीनता ही नहीं होगी तो फिर वह किसी काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, 1957 में यह व्यवस्था की कि संविधान एक यहाँ पर समतापूर्ण और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सकेगा। मतलब हर तरीके से उसको एक समान नजरिए से देखा जाएगा। खत्म बात, क्लियर। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा पहलू है, आपको समझ में आना चाहिए कि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो जिसका नाम है गणतंत्र। देखते हैं इस गणतंत्र का, गणतंत्र भी जो है वो लोकतंत्र से बहुत ज्यादा हद तक मिलता जुलता शब्द है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। गणतंत्र का मतलब होता है कि भैया देखो दो तरीके के शासन होते हैं, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र, यानी राजशाही और गणतंत्र। तो राजशाही, यहाँ पर राजशाही में क्या होता है, राजा या रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है, जबकि गणतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते हैं। तो चलिए फटाफट इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला तो राजशाही, दूसरा गणतंत्र राजशाही व्यवस्था। इसमें राज्य का अगर बोला जाए तो राजशाही और गणतंत्र राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, आमतौर पर राजा या रानी या फिर उनका ही कोई उत्तराधिकारी। आप ब्रिटेन में इस व्यवस्था को भली भांति देख सकते हो, उत्तराधिकारी व्यवस्था। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि यह अभी भी ब्रिटेन में चली आ रही है। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो वहां पर क्या होता है, प्रतिनिधियों का चयन होता है। तो वही लिखा है। दूसरी ओर, पहली ओर तो क्या है राजतंत्रात्मक, दूसरी ओर अब गणतंत्रात्मक को देखते हैं। तो क्या बोला है कि गणतंत्रात्मक में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है और जैसे ही उसका समय खत्म हुआ उसका फिर से चुनाव होगा, वह या तो फिर से चुनकर आएगा या फिर दूसरा प्रतिनिधि चुनकर आएगा। अपने यहाँ क्या है, गणतंत्रात्मक प्रणाली है कि भाई एक समय होता है, 5 साल का समय होता है ना अपने यहाँ, बोलो हर 5 साल पे चुनाव होता है या नहीं।
हाँ सर। बिल्कुल होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि हर 5 साल में चुनाव होगा, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि जनता के द्वारा। तो यह चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो यह अमेरिका में देखने को मिलती है। भारत में क्या है? गणतंत्रात्मक प्रणाली है, समझे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो देखते हैं जरा यहाँ पर क्या लिखा है। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यही है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मैंने बताया राष्ट्रपति का चुनाव कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? फटाक से जवाब दो, बोलो। अप्रत्यक्ष, बहुत अच्छा जवाब। मैंने बताया कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आगे देखते हैं तो बोला क्या गया है, गणतंत्र के अर्थ में 2 बातों को शामिल किया गया है। पहली क्या है कि यह राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि गणतंत्र में क्या होगी, किसी राजा के हाथ में कोई भी संप्रभुता नहीं होती है, वो जनता के हाथ में होती है। ठीक है। दूसरा क्या, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। किसी विशेष अधिकार, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो कि भैया ये वर्ग जो है इसे विशेष अधिकार है, ऐसे वर्गों को कम अधिकार, ऐसे वर्गों को ज्यादा अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को एक समान अधिकार। तो यही लिखा है कि विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं होगा यहां पर। इसके अलावा इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय क्या बोला है, बगैर किसी भेदभाव के लिए प्रत्येक नागरिकों के लिए खुला है। उसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति भी जा सकता है, निम्न वर्ग के व्यक्ति भी जा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? बोलो। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो यहां पर आपको गणतंत्र का शब्द भी मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब 6वें पॉइंट पर बढ़ते हैं, न्याय। देखते हैं इस न्याय का शब्द का अर्थ क्या है। तो न्याय पे भाई सभी का अधिकार है, सभी जनता का अधिकार है, सभी जनता को समान न्याय और समान क्या बोला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समझे? तो देखते हैं यहां पर कि प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों से शामिल है। देखिए पहला कौन सा, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। ये 3 प्रकार से न्याय हैं। इनकी सुरक्षा कौन करता है? तो हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं, अलग अलग प्रकार के इनमें नियम है जो क्या करते हैं, इन्हीं न्यायों की सुरक्षा करते हैं कि भैया जो हमें अधिकार प्राप्त है उनकी सुरक्षा करते हैं। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ सर, क्लियर। अब चलिए अब जरा फटाफट समझ लेते हैं कि यहाँ पर सभी न्याय का अर्थ क्या है, कि भैया सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, इसके अलावा राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है और इसके अलावा आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। तीनों चीजों को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, इसके बिना, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर यह भेदभाव हुआ तो क्या होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। क्यों? क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में आपको समानता का अधिकार दिया गया है कि आप क्या नहीं, किसी भी आधार पर आप पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान अधिकार से, सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। क्लियर है। पक्का यहां से सवाल बन सकता है। तो देखिए जरा याद रख लेना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंस में लिख लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहां पर न्याय को यहां पर वर्गों में 3 वर्गों में बांटा जाता है। अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। न्याय को 3 वर्गों से देखा जाता है। सबसे पहला न्यायिक, दूसरे सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सबसे पहले सामाजिक न्याय क्या बोला है, सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, इसके आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, कि भैया किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं होगा कि आप उच्च वर्ग के हैं तो आपके लिए कम दंड दिया जाएगा, आप निम्न वर्ग के लिए हैं तो आपके ज्यादा दंड दिया जाएगा। सभी को एक समान और एक समान नजरिए से देखा जाएगा। चाहे इसके अलावा बोला गया है, इसके अलावा और क्या बोला गया है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या फिर पिछड़े वर्ग के लोग या फिर महिलाओं के लोग, इन सभी की स्थितियों में सुधार भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि इनकी स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी।
जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उन्होंने क्या किया था, इन निम्न वर्गों को बहुत ही ज्यादा पिछड़ी जाति का कर दिया था। आपको पता है कि छुआछूत की भावना, ये सब सारी चीजें आपको पता है ना कि कितना मतलब वो हो गए थे कि लोग क्या करते थे, इनको अपने दरवाजे के सामने से गुजरने से मनाही रखते थे। समझे कि भैया आप इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाया करो, और रास्ते में हम पड़ गए तो रास्ता बदल लिया करो। यही नहीं, आपको हमारे कुएं से पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। ये सब पता है कि नहीं, उच्च वर्ग और निम्न वर्गों की बातें? बोलो। हाँ हाँ, सर। ये पता है। तो वही चीज है कि इन सभी की स्थितियों में सुधार करना और सभी को एक समान नजरिए से देखना, सभी के लिए एक समान व्यवहार रखना, यही है सामाजिक न्याय। तो आप अगर सबसे पहला पॉइंट ये कि आप अगर आज भी आपके दिल में अस्पृश्यता की भावना होगी, छुआछूत की भावना होगी कि अरे इसने मुझे छू लिया। आपको पता है कि नहीं, पहले ये बहुत बड़े लेवल पर होता था कि अगर एक निम्न वर्ग का व्यक्ति जहां पर बैठा रहता था तो भैया उसको पहले अच्छे से धोआया जाता था, उस पर गंगा जल छिड़का जाता था, फिर जाके उस स्थान का यूज किया जाता था। पता है या नहीं? हाँ सर, मालूम है। अंबेडकर जी ऐसे फुकट नहीं भड़के थे। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है आर्थिक न्याय का अर्थ। अब देखिए आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कि भैया इनके पास ज्यादा पैसा है, इनके पास कम पैसा है, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके द्वारा न्याय कर दिया जाना, तो ऐसा नहीं है। आर्थिक कारणों के आधार पर, पैसे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भैया ये गरीब है, चलो भरो इसको जेल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? बोलो क्लियर? हाँ, क्लियर। आगे आगे इसमें आगे क्या बोला है, इसमें संपदा, आय मतलब भैया जो आपकी इनकम है, जो आपकी पगार है, संपत्ति, इन सभी की असमानता को दूर करना भी शामिल है। कि आप समान है असमान है उससे कोई मतलब नहीं। आप मान लीजिए कि एक पूंजीपति वर्ग है और एक बेचारा गरीब वर्ग है, तो अगर ऐसा कोई मामला हो गया तो भैया फिर कोई मतलब नहीं है। जो सही है, जो सही है उसी के हित में न्याय होगा। लेकिन ये सारी चीजें कहने वाली बातें हैं, ये भी ध्यान रखना, कहने के लिए है केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। अनुपाती न्याय मतलब भैया जो सही है उसी के अंदर डिसीजन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक न्याय। अब देखिए राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा चाहे वो किसी राजनीतिक दफ्तरों की प्रवेश की बात हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, सभी को एक समान अधिकार है, सभी को एक समान अवसर मिलेगा। क्लियर हुआ? बोलो। तो चलो अब तुम लोग ने क्या ये किया, मैंने जो बोला तुम्हें, क्या तुम लोग ने ये किया कि न्याय को जो अपने मेंस में ये किया कि मतलब मेंस आंसर राइटिंग में ये मुद्दा उठाना है? बोलो, तुमने ये पॉइंट लिखा कि नहीं? पक्का नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्याय को 3 तरीके से 3 वर्गों में बांटो। तुरंत धड़ाधड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये कहां से लिया है, तो 1917 की रूसी क्रांति। वही रूसी क्रांति जब यहाँ पर क्या हुआ था, सोवियत संघ का वो हुआ था, तो यहाँ पर 1917 में जो रूसी क्रांति थी उसके तहत यहाँ पर उसी से यहाँ पर रूसी क्रांति से ही ये 3 बातों को भारत में शामिल किया गया भारतीय न्याय में। क्लियर हुआ? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब 7वां पॉइंट है स्वतंत्रता। कि भाई किस तरीके की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता है लेकिन आप कुछ भी करोगे थोड़ी ऐसा है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि आप मनमाना आपको वो मिल गया कि जो मन अब वो करो। स्वतंत्रता है लेकिन देखो स्वतंत्रता का सही मतलब क्या है। आप ये नहीं कि अपने स्वतंत्रता के चक्कर में किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। समझे मेरी बात? तो स्वतंत्रता है लेकिन उसका सही मतलब समझ लो, नहीं तो मालूम पड़ा आप जाओगे और आपको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता। लेकिन अगर फिर आप ऐसे मामले में मालूम पड़ा गए, फिर न्यायालय क्या बोलेगा? न्यायालय ये बोलेगा कि रुको इसका सही मतलब हम बताते हैं। मैंने आपको बताया था ना अमेरिका का मामला, बताया था या नहीं? हाँ सर।
कि इसका सही मतलब हम बताते हैं। तो वैसे ही स्वतंत्रता का सही मतलब समझ लो कि कैसे आप स्वतंत्र हो, समझे। देखिए बोला क्या है कि स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, कि भैया आपके गतिविधियों पे, आपके कामकाज पर कोई प्रकार का, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, मतलब आपको क्या किया जाएगा, और आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे कि आप क्या हो और ज्यादा आगे बढ़ें। आगे देखेंगे तो प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए, मैंने बताया मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता। आगे बढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार के जरिए अब व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है कि आप चाहे जिसकी धर्म की, चाहे जिस धर्म से जुड़े, चाहे जिसकी उपासना करें, चाहे जिसका पूजा पाठ करें, चाहे जिस पर विश्वास करें, समझे। तो यही चीज है। और इनके हनन के लिए अगर इनमें कमी आई, कोई आपको इस मामले में कमी कर रहा है, आपके मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है, तो आप कानून का दरवाजा यानी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट पर, कि जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है, कि सभी को स्वतंत्र होना जरूरी है, कोई किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। अगर आप पर किसी और का अधिकार होगा तो क्या वो आपको सही निर्णय लेने देगा, सही डिसीजन लेने देगा? कभी नहीं लेने देगा। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि अगर तुम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हो, जनता का शासन चलाना चाहते हो कि भैया सरकार पर जनता का शासन हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो कि सभी लोग स्वतंत्र हो। समझ में आई मेरी बात? सभी लोग निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। क्लियर? जिंदगी में ना चाह। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या बोला है? हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। मैंने अभी यही बात बोली कि स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि आप अब कुछ भी करो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारी सीमाएं बनाई गई हैं, बहुत सारे दायरे बनाए गए हैं कि आपको इन दायरों में रह के ही अपने स्वतंत्रता का अधिकार का पालन करना है, उसका उपयोग करना है। आगे संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। शर्त रहित मतलब कि कोई शर्त नहीं है, उस पर भी शर्त है, कई शर्तें हैं। मौलिक अधिकार तो ठीक है कि स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन उस पर भी कई शर्तें हैं कि आप अगर ऐसा ऐसा करोगे तो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो या ना हो, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। समझ आई मेरी बात? आगे देखेंगे तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व यानी भाईचारा, इसके आदर्शों को कहां से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी तक चली थी। तो याद रख लेना, फ्रांस की क्रांति से क्या लिया है? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व लिया गया है। जबकि रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? तो रूसी क्रांति से हमारी कौन सी भावना को लिया गया है? न्याय की। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात को रूसी क्रांति से लिया है। याद रखोगे? बोलो जल्दी से। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं और आठवां एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समता। समता का मतलब ठीक है, समानता का अधिकार है, लेकिन कैसी समानता? आप समान हो, लेकिन क्या मतलब? जैसे आप बोलोगे कि भैया ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर है, उसको क्या मिल रहा है? उसको पुलिस सर्विस से मिले, उसको सिक्योरिटी मिल रही है, तो क्या आपको भी सिक्योरिटी दे दी जाए? बोलो, नहीं दी जाएगी। बोलो समानता का अधिकार भैया नहीं, समानता का अधिकार होगा, लेकिन समान में समानता का अधिकार होगा। कि मतलब ये कि भैया ये कि आप समझने की कोशिश करो, आप आम नागरिक हो और वो आईएएस ऑफिसर है। अब आईएएस ऑफिसर का मतलब आईएएस ऑफिसर के जितने भी होंगे, अब आईएएस ऑफिसर क्या है? एक अलग वर्ग में आते हैं। तो जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं उनमें समानता का अधिकार चलेगा, ना कि आम आदमी और आईएएस ऑफिसर में। इस बात को समझने की कोशिश करो, समान लोगों में समानता का अधिकार की बात की जा रही है। कि हाँ ऐसा है कि अगर आईएएस ऑफिसर, तो ऐसा नहीं है कि भैया सब आईएएस ऑफिसर को Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए तो एक को नहीं दी जाएगी, तब समानता का अधिकार चलो मानता हूं मैं। लेकिन आप बोलो कि हमें भी उतनी सर्विसेज चाहिए, हमें भी एक बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब सुविधाएं दे दो, तो ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोई नागरिक को विशेष अधिकार मिल रहा है तो बोलो सभी को एक समान अधिकार मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ क्लियर।
ठीक है, तो यहां पर जरा समझते हैं इस बात को, समता नामक शब्द को। तो समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। मैंने वही बताया कि किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई अलग से उसके लिए कानून नियम नहीं बनाए जाएंगे, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध, यही है समता का अधिकार। अब आप इसका गलत मतलब निकालोगे तो गलती आपकी है, समझे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम है। पहला नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक समता, मतलब आप नागरिकों में स्वतंत्र हैं। नागरिक मतलब समझा दिया आपको कि आप, अब देखो, आप दूसरे वर्ग में नहीं घुस सकते, आप अपने नागरिकों में स्वतंत्र हैं। आपका वर्ग क्या है? आप अपने वर्ग में स्वतंत्र हैं, आप अपने वर्ग में समता आप में होगी, समान लोगों में समानता का अधिकार। मैं बताया ना आपको, बोलो। हाँ, तो यहां पर नागरिक, यहां पर 3 आयाम है, समता के 3 आयाम। पहला नागरिक, और दूसरा राजनीतिक, और तीसरा आर्थिक। तो चलिए देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट मौलिक अधिकार से जुड़े हुए, क्या कैसी कैसी समानता है, किसको कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए, तो मौलिक अधिकार में क्या है कि समता को, मतलब समता भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो देखते हैं, पहला क्या है? विधि के समक्ष समता। इसमें इसको कहां से मौलिक अधिकार शुरू हो चुका है? कहां से? अनुच्छेद 12 से। लेकिन अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है 12 और 13 में, और शुरू हुआ है असली से 14 से। और कहां तक है? तो अनुच्छेद 35 तक है। तो यहां पर अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, मतलब जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे उसमें सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान अधिकार, सभी को एक समान कानून। ठीक है, इस बात को अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, कि भैया आपको जो भी है, सभी जहां पर जो अधिकार सबको रहेंगे वही आपको भी दिए जाएंगे, जो अवसर सबको प्रदान किए जाएंगे वो अवसर आपको भी प्रदान किए जाएंगे। यह है अनुच्छेद 14, यहां पर 16 की बात। आगे अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब समाज में सभी को एक समान का अधिकार, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी को एक समान का अधिकार, सभी नागरिक एक समान है। अस्पृश्यता का जन्म कहां से हुआ था? ऊंच और नीच जाति से हुआ था या नहीं हुआ था? बोलो जल्दी से। यस सर। अस्पृश्यता मैंने अभी बताया कि अस्पृश्यता का क्या है। अस्पृश्यता अगर आप देखो तो वो कौन सा मूवी है, उसमें एक है ना, 2 मिनट मुझे, माउंटेन मैन, द माउंटेन मैन, वो क्या, दशरथ मांझी वाला, पता है ना? अरे बोलो। सर नहीं देखे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। उसमें फगुनिया नाम की जो हीरोइन रहती है वो नाचती हुई आती रहती है। क्यों भाई? क्योंकि अस्पृश्यता नामक एक कानून, वो लोग देखो, वो लोग मतलब जो नीच जाति के लोग रहते हैं बहुत ज्यादा ढोल पीटते रहते हैं, समझे, मतलब बहुत नाचते गाते रहते हैं, धूम मचाते रहते हैं कि सरकार ने सभी को एक समान का अधिकार दे दिया, सरकार ने अस्पृश्यता को, मतलब जो ये है छुआछूत के भेदभाव को खत्म कर दिया। तो फिर वहां पे कुछ उच्च जाति के लोग आ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है सरकार ने तो चालू कर दिया है, समाज में कैसे चालू होगा? और आज भी गांव में ये चीज देखने को मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही चीज है कि देखो, वही चीज आप जब एक यूपीएससी इंटरव्यू में बैठोगे तो सवाल यही पूछा जाएगा कि सरकार कानून तो बना दे रही है, लेकिन कानून बनाना क्या किसी समस्या का सही हल है? नहीं समझे मेरी बात? सरकार के हाथ में है क्या? सरकार के हाथ में यह है कि कोई भी बात है उसका कानून बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कानून बना सकती है, दबा के एकदम कानून बना सकती है, लेकिन क्या कानून किसी समस्या का हल हो सकता है? बोलो। बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, कानून सही तरीके से अपना काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उस पर नियंत्रण, उस पर देखरेख अधिक जरूरी है, समझे? तो यहां पर अस्पृश्यता का अंत या कहां से, यह अनुच्छेद 17 दिया गया है कि आपने छुआछूत के भेदभाव को खत्म करके समान अधिकार दिया गया है नागरिकों को। आगे उपाधियों का अंत, कोई मुझे बता सकता है ये उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18 में कोई बता दो तो मैं मान जाऊं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 क्या है ये? बोलो। कुछ याद बताता हूं।
बताता हूं। अब उपाधियां क्या होती है? उपाधियां दो तरह की होती हैं, एक शैक्षिक उपाधियां, दूसरा राजशाही उपाधियां। जैसे आप देखोगे कि पहले के जो राजा महाराजा रहा करते थे तो राजा के सामने क्या लिखा जाता था? राजा धीराज, यहाँ के मंत्री, यहाँ के ये, वहां के वो, ये, उसके बाद फिर उनका नाम आता था। सही है कि नहीं? आप अगर देखते होगे कि नॉर्मली आप अगर कोई पुरानी उसमें देखो तो उसमें जब राजा का आगमन होता है तो उनका जो वो रहता है, वो देखो कैसे हल्ला मचाते हैं कि यहाँ के राजा ये ऐसे, इनके पुत्र पधार रहे हैं, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। बिल्कुल ना। तो ये क्या है? ये उनकी उपाधियां हैं, जैसे राजा, महाराज, जैसे पटियाला के महाराज, ये क्या है? ये एक उपाधि है, समझे? तो उपाधियों में दो उपाधियां होती हैं, एक शैक्षिक उपाधि। शैक्षिक उपाधियां मतलब जैसे डॉक्टर हो गया, आपने पीएचडी किया, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा गया। इसके अलावा आप एक टीचर हो, मिस्टर, मिसिस, आप एक टीचर हो, तो जो भी चीजें हैं, ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं। तो उपाधियों का अंत हुआ है, लेकिन कौन सी उपाधियां? राजशाही वाली उपाधियां, ना कि शैक्षिक वाली उपाधियां, समझे? राजशाही मतलब किसी के नाम के सामने जो महारानी लिखा जाता था, इसके अलावा रानी लिखा जाता था, राजा, महाराजा, ये नवाब, वो शेख, अब ये सब जो होते थे ना, समझे मेरी बात? हाँ सर समझ तो ये सारी उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के तहत कि भाई राजा महाराजा हो चाहे जो हो, सबको क्या कहोगा? सब एक समान माने जाएंगे। और यहां पर उपाधियों का अंत इसीलिए किया गया है। समझ में आई मेरी बात? बोलो। लेकिन कौन सी उपाधियां? शैक्षिक उपाधियां क्या? बोलो जल्दी से। शैक्षिक उपाधि, नहीं सर, राजशाही राजशाही उपाधि जो आपको क्या बताती है? आपको एक विशेष वो देती है, वो नहीं। शैक्षिक उपाधि आपके पढ़ाई के द्वारा जो उपाधि मिली है वो नहीं, याद रख लेना। तो यहां पर इस तरीके से आपको समानता का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला है कि संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो क्या है? राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने के प्रतीक हैं, जो राजनीतिक तौर पर समता को दिखाते हैं। पहला क्या है इसमें? धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे। मतलब किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर ऐसा नहीं होगा कि आपको मतदान करने का अधिकार नहीं है। सभी को एक समान मतदान करने का अधिकार है। और यह बात किसने कहा है? यह निर्वाचन आयोग ने। आप चुनाव आयोग देखोगे, जो मैंने आपको कल बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था, उसमें साफ अनुच्छेद 325 में इस बात को लिखा गया है। और दूसरे तौर पर लोकसभा और विधानसभा के लिए व्यस्क मतदान का प्रावधान कि यहां पर लोकसभा के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों का जब चयन होगा तो वहां पर यह चयन व्यस्क मतदान के आधार पर ही किया जाएगा। इस बात को अनुच्छेद नंबर 326 में लिखा गया है। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये दोनों चीज अपना जरा याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसमें अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया है कि महिला तथा पुरुष को, ध्यान से सुनिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहां पर अनुच्छेद 39 में क्या लिखा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से शुरू हुए हैं? मौलिक अधिकार के तुरंत बाद, मतलब अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है, 36 से शुरू हो गया है क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहां पर क्या बोला है कि इस सिद्धांत के अनुसार महिला तथा पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार को सुरक्षित करता है। आप देखोगे कि ऐसा होता है आजकल की कंपनियों में होता है कि अगर लेडीज हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए कम पैकेज, मतलब कम पैसे पर उन्हें काम करवाना है। और इसके अलावा जेंट्स के लिए अलग पैसे पे काम करवाना, दोनों के वेतन अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां पर साफ साफ बोला है कि समान काम, एक जैसा काम होगा और एक जैसा दोनों का वेतन भी होगा। इसका अधिकार यहां पर दिया गया अनुच्छेद 39 में। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। अगर दोनों, यही बोला है कि अगर दोनों का काम समान है तो उनके लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर दोनों का काम समान है तो दोनों का वेतन यानी कि पगार भी क्या होगी? समान ही होगी। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। ठीक है। तो यहां पर लास्ट पॉइंट है, 9वां पॉइंट, जो कि है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। अब भाईचारा जो है ऐसा किसी को बोल कर नहीं रह सकते ना, आपसी भाईचारे के साथ रहो भैया। झगड़ा कर लिए, मार कर लिए, सर और फोड़ लिए तो हम क्या करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते कि भैया आप जाओगे तुम बोलोगे भाईचारे की भावना दिखाओ।
बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पर क्या है, यह एक क्या है, यहाँ पर भाईचारा एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मतलब भैया इनको कानूनी रूप से तो लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मिलजुल कर रहो भैया। समझ आई मेरी बात? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो वही चीज है। तो अब देखो यहाँ पर बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे, मैंने बताया कि संविधान ने किसी जाति धर्म की नागरिकता किसी को नहीं दी है, संविधान ने एकल नागरिकता दी है और वो है भारतीय होने की नागरिकता। आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, यह नहीं देखा जाता, आप भारतीय हो, इस चीज की नागरिकता है आपके पास। तो इसको क्यों दिया गया? इसलिए कि भैया आपके अंदर भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके, और इसे एक मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद नंबर 51 का भी कह सकते हैं। मैंने बताया 51 का जो है अनुच्छेद, जिसमें मौलिक कर्तव्य बताया गया है, कौन से भाग में बताया गया है मौलिक कर्तव्य, कोई बता सकता है मुझे? कौन से भाग में है मौलिक कर्तव्य? बोलो। 4A। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिंस, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विकास, गुड, बहुत अच्छा विकास। आपको कम से कम इतना याद है, बहुत खुशी मिली मुझे कि मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4A में है। मैंने बताया कि पहले नंबर पर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर उसकी नागरिकता दूसरे भाग में, फिर तीसरे नंबर पर मौलिक अधिकार, चौथे नंबर पर राज्य के नीति निदेशक तत्व, और पांचवें नंबर पर आ जाता है यानी 4A में 4A एक नया भाग जोड़ा गया है जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो इतना पता होना चाहिए आपको। आगे बोला है कि यह मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करेगा। समझ आई मेरी बात? आगे देखेंगे तो बोला गया है कि प्रस्तावना क्या कहती है। देखिए, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला क्या कि व्यक्ति का सम्मान, समझे, हर व्यक्ति का आपको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्या है, रिस्पेक्ट है, अपनी अपनी इज्जत है, तो आपको सभी का सम्मान करना होगा। और दूसरा, आपको देश की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देश एक है। समझे मेरी बात? इसके अलावा यहां पर बोला है अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किसमें जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था, याद रख लेना। आगे बोला गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य, जिनका नाम क्या था, KM मुंशी, इनके अनुसार क्या है, व्यक्ति का गौरव, मैंने बताया व्यक्ति की इज्जत, व्यक्ति का गौरव, व्यक्ति का अभिमान। समझे मेरी बात? इसका क्या अर्थ है? देखिए इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति क्या है, पवित्र है। समझ आई मेरी बात? सबको आपको सबका आदर करना पड़ेगा, सबके साथ सम्मान के साथ पेश आना पड़ेगा। समझे? सभी का अपना अपना खुद का गौरव है, इज्जत है। समझ आई बात? सब पवित्र है आपसे ज्यादा। समझ आई मेरी बात? तो यहां पर इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 क में यह कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे, कि ऐसी कोई हरकत ना करे जिसके क्या हो कि महिलाओं को दिक्कत हो, महिलाओं के इज्जत पर या फिर उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। समझे? आगे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। समझ में आई मेरी बात? बोलो। हेलो हेलो। हाँ भैया, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। आगे देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किसके आधार पर किया गया है? राज्यों के संघ के आधार पर किया गया। अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा।
समझे, इसका मतलब ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने साफ साफ बता दिया है कि कोई राज्य चाहे तो वह भारत में जुड़ सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वह अलग नहीं हो सकता। यह बात साफ साफ अनुच्छेद 1 में लिखी जा चुकी है। आगे देखेंगे तो इससे भारतीय संघ की बदली, यहां पर संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण किया गया है कि आप जुड़ तो जाओगे लेकिन आप कल को अलग नहीं हो सकते। समझे, आगे देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक। समझे कि भाई राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, सांप्रदायिकता, इसका सांप्रदायिकता मतलब कल को भैया एक धर्म वाले बोलने लगे कि हमको अपना अलग राज्य चाहिए, हमको अपना अलग देश चाहिए, तो क्या उनको दे दिया जाए? तो सांप्रदायिकता को खत्म करना। दूसरा क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, भाषा के आधार पर, इस आधार पर आप कल को बोलोगे कि भैया हमको अलग देश चाहिए तो नहीं हो पाएगा। समझे, तो ये जैसी बाधाओं पर पार न पाना, ये सारी चीजों पर क्या बोला है, यहां पर किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि आप चाह कर भी भारत की एकता और अखंडता को तोड़ नहीं सकते, फिर चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो सांप्रदायिक मामला हो, चाहे क्षेत्रीय मामला हो, चाहे जातिगत मामला हो, चाहे भाषाई मामला हो। हेलो, क्लियर? तो आपका मुझे ये बता दो कि मैंने 9 के 9 शब्द जो कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, उन सभी शब्दों का आपको सही अर्थ समझ में आ चुका है कि नहीं? पहले जवाब दो, चलो बोलो। ठीक है सर। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब चलो माइक ऑफ करो सब लोग, फटाफट अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना का महत्व देख लेते हैं फटाफट। अब बस लगभग लेक्चर खत्म होने वाला है, थोड़ी देर की बात है। प्रस्तावना का महत्व समझ लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना का क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है भारत के संविधान में। अब बात आती है असली मुद्दे की। तो देखिए, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है जो कि हमारे संविधान के आधार पर। मैंने बताया कि संविधान में जो भी बातें हैं उन्हीं सभी बातों को संक्षिप्त रूप से किसमें शामिल किया है, तो हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच को उल्लेखित किया गया है कि संविधान सभा ने किस तरीके की सोच से, किस तरीके के विचार से हमारे संविधान का निर्माण किया है। इन सभी बातों को प्रस्तावना में लिखा गया है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं का भी क्या है, परिलक्षण है, जो बताती है हमें कि उनका क्या सपना थी, उनकी क्या अभिलाषा थी, उनकी क्या इच्छा थी। ये सभी बातों को बताने का काम हमारी प्रस्तावना करती है। आगे, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में देखो क्या कहा है उन्होंने। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है जो एक लंबे समय तक बना रहेगा। समझे, आगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है जो हमें आगे चलकर मिलेगा। भविष्य फल मतलब जो हमें आगे चलकर मिलेगा। समझे, इसके अलावा देखेंगे तो संविधान सभा के अन्य सदस्य जिनका नाम क्या था, पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है और यह संविधान का आभूषण है। समझे, जो संविधान को क्या करता है और ज्यादा सुसज्जित कर देता है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी व्यक्ति संविधान का मूल्यांकन कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि यह संविधान किन बातों को अपने अंदर शामिल किए हुए है। नहीं समझे मेरी बात? बोलो, क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं कि भैया ये क्या है जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को सच में गढ़ा है, वह क्या है, वह राजनीतिक तौर पर क्या है, एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं।
समझे? इतनी बातों को कितना इतने छोटे वर्डों में कैसे समेटा जा सकता है, इतने बड़े दस्तावेज को इतने छोटे शब्दों में कैसे समेटा जा सकता है। इसके अलावा वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट भी कहते हैं। तो सवाल बनेगा कि संविधान की यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट निम्न में से किसने कहा है? तो अर्नेस्ट बारकर इन्होंने कहा है। याद रख लेना, सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं कि वह प्रस्तावना के पाठ से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया था। देखिए कौन सी पुस्तक थी, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में प्रकाशित किया था। उन्होंने इसकी शुरुआत में ही क्या किया था, इसका उल्लेख किया था। आगे बढ़ेंगे तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिमायतुल्ला, इन्होंने क्या यह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक ऐसी घोषणा से यहाँ पर एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है। याद रख लेना, सवाल बहुत बार बन चुका है कि देखो सवाल क्या बनेगा कि भारत के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो याद रख लेना कि यहां पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के एम हिदायतुल्ला इन्हें यह मानते हैं। याद रख लेना कि एम हिदायतुल्ला ये क्या कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। याद रहेगा कि नहीं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बोलो याद रहेगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है और हमारे गंभीर संकल्प शामिल हैं, जिन्हें हम एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। समझ में आई मेरी बात? तो आपका ये पॉइंट क्लियर है? बोलो। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है कि प्रस्तावना पे एक सवाल उठा, और ये सवाल इतना महत्वपूर्ण सवाल था। उच्चतम न्यायालय जो था इस पर 2 बार फैसले लिया। पहली बार सवाल क्या था कि भाई जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान का एक भाग है या फिर नहीं है। तो ध्यान से सुनो, इसको एक बार पहला मामला लिया गया, पहला डिसीजन लिया गया 1960 में। किसमें? बेरूबाड़ी संघ मामला। देखिए यहां पर बेरूबाड़ी संघ मामला जो था 1960 में एक डिसीजन लिया गया। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया कि संविधान क्या है, यहां पर प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग नहीं है। लेकिन क्या हुआ, बाद में फिर से केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। उसमें क्या किया गया? उसमें यह माना गया उच्चतम न्यायालय ने कि भैया हमसे पहले गलती हो गई थी और अब हम मानते हैं कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है। समझ में आई दोनों का मतलब? बोलो, अरे बोलो। हाँ भैया। तो सवाल क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, सवाल बहुत सारे मामले हो चुके हैं। सवाल यह बनेगा कि कौन से विवाद या मामले के तहत प्रस्तावना को संविधान का एक भाग सुनिश्चित किया गया। तो याद रख लेना, केशवानंद भारती मामले के तहत प्रस्तावना को संविधान का एक भाग सुनिश्चित किया गया। याद रहेगा? हाँ भैया। तो चलो अब फटाफट पढ़ लेते हैं। तो सवाल क्या है? संविधान के भैया एक आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आवाज कट रही है आप लोग को? हाँ भैया मेरे से तो कट रही है। विकास, चलो ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है सब लोग माइक ऑफ करो। चलो तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है ये। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता था कि क्या यह संविधान का एक भाग है या फिर नहीं है। अब बेरूबाड़ी संघ मामला जब आया था 1960 में, तो देखिए इसका डिसीजन क्या था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए यह एक कुंजी है और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रहेगा,
बेरुराबाड़ी मामले में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कह दिया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सब लोग का माइक ऑफ रहना चाहिए, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं, मैं लीव कर दूंगा ग्रुप से तुमको, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब दूसरा मामला आया। दूसरा मामला क्या, केशवानंद भारती मामला। इसमें क्या बोला गया कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया कि भाई जो उसने पहले बोला था, पहले तो बोला कि भैया ये जो भी हुआ इसको हम नहीं मानते हैं, और अगर ये बात है तो इसको हम गलत मानते हैं, इस डिसीजन को गलत मानते हैं, और यह व्यवस्था कर दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। आगे LIC ऑफ इंडिया मामला देखिए, LIC ऑफ इंडिया, यह भी एक मामला आया था 1995 में, समझे, यह मामला आया था। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, पता है ना आपको LIC? अरे बोलो, पता है ना, आपको पता होगा LIC। तो LIC ऑफ इंडिया इस मामले में भी 1995 में आया था, और इसमें क्या हुआ, पुनः बतम न्याय ने व्यवस्था कर दी कि यहां पर प्रस्तावना संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है, एक भाग है। अब देखिए, अब दूसरी बात, यहां पर अगर एक भाग है तो सीधी सी बात है कि भैया जितने भी भाग हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन किया जा सकता है। फिर यही मामले पर सवाल उठा था कि क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, यह भी बात उठी थी केशवानंद भारती मामले में कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है 368 वाले अनुच्छेद के तहत। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, 300 भले ही यह एक भाग है, 368 वाले अनुच्छेद के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ में आई मेरी बात? बोलो। हाँ भैया क्या? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे का महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसमें क्या बोला गया है कि संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान के सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बन चुके थे। प्रस्तावना को सबसे अंतिम में बनाया गया और संविधान में शामिल किया गया। वही लिखा है कि प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किए जाने के कारण इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया, और जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त हुए किए जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो उस समय पर क्या माना गया, उस समय पर इसे केवल एक प्रश्न माना गया, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस पर क्या किया, अपना निर्णय दे दिया कि हाँ सर, यहां पर प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। समझे, वही लिखा है। लेकिन कि पहले क्या बोला है, तब इस प्रस्ताव को केवल एक प्रश्न स्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद ही क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। क्लियर हुआ? बोलो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। यहां पर पहला क्या, पहला यह है कि प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है, मतलब न विधायिका को किसी प्रकार की शक्ति का स्रोत है कि भैया विधायिका कोई शक्ति देती है, और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। याद रख लिए, प्रस्तावना न तो संसद की शक्ति का स्रोत है, न तो संसद की शक्ति बढ़ाती है, और न ही संसद की शक्ति घटाती है। यह केवल यहां पर संविधान के बारे में बताती है। आगे, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब इसके आधार पर तुम न्यायालय में अपनी बात नहीं रख सकते। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि देखो यहां पर प्रस्तावना में ये शब्द लिखा गया है और मैं इसको लेकर मांग कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गैर न्यायिक है। साफ साफ लिखा जा चुका है कि इसके आधार पर आप न्याय की मांग या फिर उसकी आलोचना नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यायालय में इनके आधार पर व्यवस्थाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको ये दोनों बातों का मतलब समझ में आया है? बोलो, आपको इसका मतलब समझ में आया है या नहीं? अब लास्ट पॉइंट है
प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। तो मैंने तो बताया कि 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, अगर भाग है तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं किया जा सकता, बस बात खत्म। देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार कब उठा था? तो यहां पर केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में आया था उसमें उठा था। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में यहां पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताएं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं उनको ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई बात जो ऐसी विशेषताएं जो कि क्या है प्रस्तावना में लिखी गई हैं उनको ध्वस्त नहीं किया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। समझ में आई मेरी बात? बोलो आगे। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, लेकिन न्यायालय ने अपना मत कब बोला था ये बात को? बेरुरावाड़ी संघ के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था। बोला था उन्होंने कि पहले ये केस गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन 368 वाले नियम के तहत नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिए, वही चीज को लिखा है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने क्या कहा कि वे यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताएं जो हैं अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं की जा सकती। तो सवाल बनेगा यहां से, याद रख लेना, इसको अपने पॉइंट में लिख लेना, सवाल यहां से बनेगा जरूर कि यहां पर जो प्रस्तावना है उसको 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो साफ साफ लिखा गया है कि नहीं किया जा सकता, मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और आगे बात को छोटे से शब्दों में लिखा है कि अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, जिसके जरिए इनमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को वैध ठहराया गया है। वैध मतलब कानूनी तरीके से सही ठहराया गया है। तो यहां पर हमारा चौथा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ और उम्मीद है कि आपको समझा होगा। जवाब दो फटाफट, बोलो। तो आज के लिए इसमें इतना रहने दें। हाँ सर। ओके चलो।